नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सोलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 क्रांति के बारे में बताऊंगा कि 1857 क्रांति के क्या कारण थे, इसका स्वरूप क्या था, इसकी असफलता के कारण क्या थे और उसके क्या परिणाम हुए। हम सर्वप्रथम बात करेंगे 1857 क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति की गिनती भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में की जाती है। इस क्रांति के राजनीतिक कारणों में इस विद्रोह के राजनीतिक कारणों में मूलतः लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति को ही प्रमुख कारण माना जा सकता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने जिन भारतीय राजाओं के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, उन्हीं राज्यों के राजाओं व शासकों ने मुख्यतः इस विद्रोह में भाग लिया। इस विद्रोह के आर्थिक कारणों के अंतर्गत कंपनी के द्वारा भारतीयों का जो आर्थिक शोषण किया गया था, वो एक मुख्य कारण बना। भारत आते ही अंग्रेजों ने यहाँ के कुटीर उद्योग को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और भारतीयों का शोषण आरंभ कर दिया। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति एवं इंग्लैंड में बने हुए वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने से भारत का कुटीर उद्योग वस्त्र लगभग समाप्त हो चुका था। भारतीय व्यापार वाणिज्य पर भी कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया था। कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण भारत के कृषक, कारीगर, दस्तकार एवं जमींदारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। इसी के कारण भारत में अनेक अकाल पड़े। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो आर्थिक नीतियाँ बनाई गई, उनके परिणाम स्वरूप कृषि, उद्योग एवं व्यापार सब कुछ चौपट हो गया और किसान, दस्तकार व व्यापारियों की आर्थिक दशा खराब हो गई। इसके लिए वो ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी मानते थे और ब्रिटिश सरकार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार आर्थिक कारण भी 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। धार्मिक कारण 1857 क्रांति के कारणों में धार्मिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। भारत में ईसाई मिशनरियों के कार्यों ने असंतोष को बढ़ाने का काम किया। पादरी वर्ग एवं मिशनरी स्कूलों में शिक्षित वर्ग दोनों भारतीय धर्म की खुली आलोचना करते। मिशन भारतीयों को लोभ लालच देकर अपना धर्म परिवर्तन कराने को प्रेरित रहते थे। ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाती थी। इतना ही नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का एक कानून बनाकर ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति का हिस्सा दिलवा दिया गया। यह हिंदू धर्म एवं कानून का खुला प्रहार था। इसी प्रकार गोद लेने की प्रथा भी हिंदू धर्म के अंतर्गत मान्यता प्रदान थी, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने इस पर प्रतिबंध लगाकर सबको रुष्ट कर दिया। 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाज़त दे दी गई। वो बड़ी संख्या में भारत आए और यहाँ आकर विभिन्न प्रदेशों में जाकर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिचित करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए जो विभिन्न तरीके उन्होंने अपनाए, उनके परिणामस्वरूप भारतीय जनता ने यह धारणा बिठा ली कि अंग्रेज भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। यह भी भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष का एक प्रमुख कारण बनी। सामाजिक कारण अंग्रेज के द्वारा स्वयं को उच्च नस्ल का और भारतीयों को निम्न नस्ल का समझना और उनके द्वारा पग पग पर भारतीयों का अपमान किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। सैनिक कारण के अंदर हम देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, जैसे अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना, उसको सेना में सूबेदार से बड़ा पद न देना आदि के कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष था। परिणाम स्वरूप भी भारतीय सैनिकों में धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय जनरल सर्विस एवं लिस्टमेंट एक्ट यानी सामान्य भर्ती अधिनियम पारित हुआ। इसके फलस्वरूप भारतीय सैनिकों को हिंदुस्तान के बाहर भी सेना के काम करने के लिए जाने की मंजूरी दे दी गई। इसी कारण उच्च जाति के भारतीयों में गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों की नीतियों के परिणामस्वरूप कृषक, दस्तकार, व्यापारी, सैनिक सभी वर्ग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष से व्याप्त हो गए और वे ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। अंत में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। इस प्रकार हमने देखा कि 1857 क्रांति के अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक कारण थे।
अब हम बात करेंगे कि 1857 क्रांति का स्वरूप क्या है। विद्वान इस क्रांति को क्या मानते हैं। जहाँ तक अंग्रेज इतिहासकारों का प्रश्न है, अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने, जिनमें मैलिसन, जॉन के, सीले आदि प्रमुख हैं, इस विद्रोह को मुख्यतः सैनिक विद्रोह मानते हैं। उनका मानना है कि यह विद्रोह निश्चित रूप से भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करना था। जहाँ तक भारतीय राजाओं का प्रश्न है, इस विद्रोह में केवल उन्हीं भारतीय राजाओं ने भाग लिया जिनके राज्य लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। जनता की इसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार अधिकांश अंग्रेजी इतिहासकार 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मात्र मानते हैं। टी.आर. होम्स ने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश सभ्य जाति है और भारतीय असभ्य हैं, और इन दोनों के मध्य संघर्ष 1857 क्रांति के रूप में दिखाई देता है। विलियम टेलर्स और सर जेम्स आउट्रॉम ने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का सामूहिक षड्यंत्र माना। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक 1857 द ग्रेट रेवोल्यूशन में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा प्रदान की है। विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार इस विद्रोह को अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम की संज्ञा दी। जब 1957 में भारत सरकार ने इस विद्रोह की शताब्दी मनाई, तब R.C. मजूमदार और S.N. सेन को इस बात के लिए नियुक्त किया गया कि वे इस विद्रोह के बारे में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करें कि इस विद्रोह का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस योजना के तहत R.C. मजूमदार ने द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 व डॉक्टर S.N. सेन ने 1857 नाम से अलग अलग दो पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वह अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। R.C. मजूमदार ने इस विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि 1857 का तथाकथित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, बल्कि यह सैनिक विद्रोह था। यद्यपि कुछ स्थानों पर जनता ने इस विद्रोह में भाग लिया था। R.C. मजूमदार के विपरीत S.N. सेन ने 1857 नामक अपने ग्रंथ में इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पुकारा है। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि यदि किसी देश की जनता के द्वारा विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह किया जाता है, तो उसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, में अमेरिका की समस्त जनता ने भाग नहीं लिया था, फिर भी हम उसे विश्व का महान स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसी तरह फ्रांस की क्रांति, जिसे हम विश्व की सबसे बड़ी क्रांति मानते हैं, में भी फ्रांस की बहुत कम जनता ने भाग लिया था। इसी आधार पर हम 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम मान सकते हैं, क्योंकि जिन सैनिकों व जनता ने विद्रोह में भाग लिया, उनका उद्देश्य निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन से मुक्ति था। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने 1857 क्रांति के अलग कारण के स्वरूप के बारे में लेकर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, परंतु हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह निश्चित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। इस विद्रोह की असफलता के कारणों में सर्वप्रथम है योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण था कि विद्रोहियों के पास कोई योग्य नेतृत्व नहीं था। विद्रोही नेता एकजुट व संगठित होकर विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर सके। विद्रोह के प्रमुख नेता अपने अपने इच्छानुसार वे अपने अपने राज्य की रक्षा के लिए व्यस्त रहे। किसी निश्चित योजना के आधार पर वे एक साथ मिलकर काम नहीं कर सके। उनमें बहादुरी और वीरता तो थी, परंतु योग्य सेनापति गुणों का अभाव था। इसके अतिरिक्त विद्रोह का सीमित स्वरूप भी एक कारण था, जिस कारण विद्रोह सफलतापूर्वक नहीं हो सका। विद्रोह के स्थानीय व सीमित स्वरूप ने इसकी असफलता में योगदान दिया। यह क्रांति उत्तर भारत एवं मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही। क्रांति की ज्वाला दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार आदि स्थानों में ही प्रज्वलित हुई। देश के एक बहुत बड़े भाग बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, दक्षिण भारत से ये क्रांति नहीं फैल पाई।
अतः अंग्रेजों ने सीमित क्षेत्र वाले में होने वाले इस विद्रोह को ही आसानी से कुचल दिया। यह भी विद्रोह की असफलता के कारण था। देसी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी। 1857 के इस विद्रोह में अनेक महत्वपूर्ण भारतीय नरेशों ने विद्रोह के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। भारतीय सामंतों एवं नरेशों का एक बड़ा वर्ग इस विप्लव से अलग नहीं रहा, बल्कि उन्होंने तो अंग्रेजों की मदद भी की। सिंधिया व होलकर की सेनाओं ने तो विद्रोह का साथ दिया, परंतु ये दोनों नरेश कंपनी के प्रति वफादार रहे। सिख गोरखों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव व हैदराबाद के मंत्री सलार जंग ने भी विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की। इस प्रकार देशी नरेशों की गद्दारी के कारण भी ये विद्रोह असफल रहा। विद्रोहियों के सीमित साधन। विद्रोहियों के पास जन धन व शस्त्रों की कमी थी। विद्रोहियों में जितने भी राजा व जमींदार भाग लिया वे सब छोटे सामंत थे, जिनकी शक्ति व साधन सीमित थे। इसके विपरीत कंपनी स्वयं की विशाल सेना थी, उनके पास धन था, उनके पास सेना थी। कंपनी की सहायक सेना में अनेक सेनापति भी थे। अंग्रेजों ने रेल, तार, डाक तथा समुद्री मार्ग का जो लाभ उठाया, उसी कारण उनको सफलता मिलना स्वाभाविक था। संगठन का अभाव। 1857 के विद्रोहियों के पास किसी निश्चित योजना का अभाव था। यद्यपि क्रांति के कुछ प्रमुख नेता घूम घूम कर जनमानस में विद्रोह की चेतना जलाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनमें कोई ठोस संगठन का अभाव था। फलस्वरूप क्रांति अकस्मात ही मार्च में प्रारंभ हो गई। विद्रोह के दौरान भी विद्रोहियों की कोई निश्चित योजना व क्रमबद्ध योजना या केंद्रीय संगठन नहीं था। इसके अभाव में विद्रोही लंबे समय तक अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। एक अन्य कारण है निश्चित योजना का अभाव। क्रांतिकारी कोई निश्चित योजना नहीं थी। विद्रोहियों के कोई अपने अपने स्वार्थ थे। उनके सामने यह निश्चित नहीं था कि क्रांति की सफलता के पश्चात वे क्या करेंगे। सैनिकों में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। वे अपनी परिस्थिति से परेशान होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। निश्चित योजना के अभाव में क्रांतिकारी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर सके और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जन समर्थन का अभाव। क्रांति की विफलता का एक अन्य प्रमुख कारण है कि क्रांतिकारियों को जन सहयोग प्राप्त नहीं था। भारतीय समाज का उच्च एवं मध्यम शिक्षित वर्ग व धनी तबके के लोग इससे अलग रहे। व्यापारी व बनिए भी विद्रोहियों के खिलाफ थे। कृषक की बहुत बड़ी संख्या भी विद्रोहियों से अलग रही। बहुत से सामंत अपने जमींदारों पर अधिकार करने के पश्चात क्रांति से अलग हो गए। इस तरह विद्रोहियों को जन समर्थन प्राप्त नहीं था और बिना जन समर्थन के किसी भी क्रांति या विद्रोह की सफलता होना अत्यंत ही कठिन है। राष्ट्रीयता का अभाव। 1857 के विद्रोह के समय भारत में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यद्यपि अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष था, तथापि इस असंतोष को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त नहीं हो सका। इसे लोग असंतुष्ट राजा और जमींदार के विद्रोह मात्र मान रहे थे, इसलिए न तो संपूर्ण भारत में यह फैला और न ही सबको इसका समर्थन प्राप्त हो सका। इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिनके कारण यह विद्रोह असफल हुआ। अब हम बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। इस विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चले गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में साम्राज्यवादी नीति का परित्याग करना प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना का जो पुनर्गठन था उसे पुनर्गठन वापस किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर 1,40,000 कर दी गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,65,000 कर दी गई। अब सेना में रेजिमेंट का गठन जातीय एवं प्रांतीय आधार पर किया जाने लगा, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट आदि। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा प्रशासन में भारतीयों को सेवा प्राप्त करने की नीति प्रारंभ करना आरंभ कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के अनेक परिणाम हुए। इन परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण है मुगल शासन की समाप्ति। इस विद्रोह के कारण मुगलों को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। बहादुर शाह के अधिकारियों की हत्या दिल्ली के अंग्रेज कप्तान हडसन ने कर दी। स्वयं बहादुर शाह एवं उनकी बेगम को गिरफ्तार कर गुप्त तरीके से लाल किले ले जाया गया और उसे गद्दी से हटा दिया गया और बाद में रंगून बर्मा ले जाकर कैद कर दिया गया। और बहादुर शाह के साथ ही भारत में मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया।
इस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथों में ले लिया। अब गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। भारतीय को सरकारी नौकरी में स्थान देने के लिए 1861 में भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम बनाया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना व शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए सभी वर्गों को सहयोग और समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक थी। इसलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस दिशा में प्रथम प्रयास कर दिए गए। विद्रोह के दौरान भी भारतीयों को अन्य देशों के उदार तत्वों का जो समर्थन मिला, जैसे रूस, तुर्की, ईरान, ब्रिटेन के चार्टिस्ट आंदोलन के नेताओं, चीन के ताइपिंग विद्रोहियों का, जिससे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की इच्छा प्रबलित होती गई। इस प्रकार 1857 क्रांति ने कहीं न कहीं भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।